नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। ये बेहद एक अजीब सी बात है कि जो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में लामबंद हुआ, वो मोर्चा धीरे धीरे बिखरता जा रहा। और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जिस पार्टी को, जिस सियासी दल को इस मोर्चे की अगुवाई करनी थी, दरअसल वो तमाम गैर भाजपाई दल अब उसी कांग्रेस पार्टी पर एक एक करके निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर जो चुनाव हो रहे थे, इन चुनावों के दरमियान कुछ ऐसी तल्खियां बढ़ी कि पहले समाजवादी पार्टी और बाद में बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही दो बड़े गैर भाजपाई दल इस वक्त बीजेपी को छोड़ कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। आपने सुना ही अखिलेश यादव ने किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान ही न केवल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी कितना बुरा भला कहा। टुटपुंजिया, चिरकुट, छुटभैया नेता जैसे शब्दों के साथ साथ चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक फ्रॉड पार्टी बताया, कहा कि ये फ्रॉड है। तल्खियां कांग्रेस के खेमे से भी देखने को मिली, वो भी लगातार निशाना साधते रहे। अलग अलग तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता रहा, जिससे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खुली आंखों से देखा जा सकता था कि तल्खियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं जहां पर समझौते की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। वो बहुजन समाज पार्टी जिसको गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास खुद कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। जो बैठक महाराष्ट्र में हो रही थी, उस दौरान भी एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल बहन जी तक भिजवाया गया था। खबरें ये भी आ रही थी कि खुद प्रियंका गांधी भी मध्यस्थता करने को तैयार हो रही थी और वो चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाए। हालांकि राजनीतिक कारणों से समाजवादी पार्टी इसकी पक्षधर नहीं थी, क्योंकि एक टकराव की स्थिति पैदा होती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। लेकिन अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस पार्टी को फ्रॉड बताया, तो उसके बाद अब मायावती कांग्रेस को एक फर्जी पार्टी बता रही है। दरअसल मायावती का एक वीडियो वायरल हुआ कांग्रेस की तरफ से, और उसको लेकर के मायावती खासी भड़क गई। उन्होंने कहा कि ये एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। राजस्थान के चुनाव को लेकर के उन्होंने तमाम तरीके से हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो एक फर्जी, झूठी पार्टी है, दुष्प्रचार करती है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उन्होंने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के कहा कि कांग्रेस को वोट ना दें, भले ही बीजेपी को वोट कर दें, क्योंकि कांग्रेस एक फर्जी पार्टी है। तो एक अलायंस कह रहा है कि कांग्रेस फ्रॉड है, दूसरा अलायंस कह रहा है कांग्रेस फर्जी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो ये दो बड़े ऐसे सियासी दल हैं जो कांग्रेस और आरएलडी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकते थे, जिसको रोकने में 2014 के बाद से अब तक ये सभी सियासी दल नाकाम रहे। अलग अलग किस्म के गठबंधन भी हुए, लेकिन नाकाम रहे। तो ये कोशिश हो रही थी कि सब एक साथ आ जाए और इस रथ को रोक दिया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस एक फ्रॉड पार्टी है? कांग्रेस फर्जी है? इन तमाम अलंकरणों से विभूषित किए जाने के बाद क्या कांग्रेस अभी भी इन दोनों दलों से समझौता करने के लिए तैयार होगी? क्या आगे कदम बढ़ाएगी? पहले अजय राय के इस बयान को सुन लीजिए, उससे बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश की आकलन कर ले, देश की जनता आकलन कर ले कि जो हम लोग, जो आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चर्चा है कि मायावती जी के बारे में या बाकी लोगों के बारे में, इसमें आकलन जनता खुद कर ले कि वो क्या क्या चाहती है और उनके बारे में क्या धारणा है। मायावती ने कहा ये फर्जी ट्वीट कांग्रेस कर रही है लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए। नहीं, ये तो ट्विटर हैंडल से होगा ना। आपके ट्विटर हैंडल से हुआ है। मायावती का वीडियो पुराना है। नहीं, मायावती का वीडियो है ना पुराना, तो ये वीडियो कोई क्या बना लेगा? कई साल पुराना। नहीं, पुराना हो चाहे नया हो, वीडियो तो है ना उनका। उस पर तो वो तो कोई नहीं बना सकता वीडियो नया। आज मैं जो बोलूंगा, आप इसको 5 साल बाद में मेरा वीडियो रहेगा। जो मैं आज बोलूंगा 5 साल बाद में वीडियो रहेगा।
तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जनता जान गई है, समझ चुकी है। तो आपने सुना अजय राय किस तरीके से सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो अगर 5 साल पुराना भी है तो भी क्या हुआ। एक तरीके से वो मायावती को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वो साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। यानी क्षेत्र के हिसाब से अपने हितों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमले किए बीएसपी, समाजवादी पार्टी या दूसरे अलायंस पर, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किन किन शब्दों से कांग्रेस पार्टी को नवाजा जा रहा है। एक कह रहा है फ्रॉड है, दूसरा कह रहा है फर्जी है। यानी सपा की नजर में कांग्रेस फ्रॉड है, बसपा की नजर में कांग्रेस फर्जी है। तो क्या ये फर्जी और फ्रॉड पार्टी जिसको बार बार कहा जा रहा है, क्या उसकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव में ये तमाम सियासी दल एकजुट होंगे? और अगर नहीं होंगे तो किसे फायदा और किसे नुकसान? और क्या भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को ये तमाम गैर भाजपाई दल क्या उसके पीछे खड़े होंगे, क्या लामबंद होंगे? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस वो कांग्रेस के खिलाफत में है, आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस को कोसती रही। आप देख ही रहे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है फराज भाई। प्रेम नारायण पाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आज की तो पूरी बहस ही कांग्रेस पार्टी पर ही केंद्रित है, इसलिए उनका पक्ष आना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उनका भी पक्ष आना जरूरी है। आज वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ी देर में वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन चूंकि आज ये उनका विषय नहीं हो सकता कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करें, उन्होंने वादा किया है कि हम भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि उनके लिए तो बड़ा ये मुफीद विषय है कि जितना ही इंडिया गठबंधन में दरार होगी, जितना ही विपक्ष में बिखराव होगा, उतना ही उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन आज पाल साहब, शुरुआत तो मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी कि कुछ तो कमी आपके अंदर है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, एक आपको कह रहा फ्रॉड है, दूसरा कह रहा फर्जी है। तो आपकी जिम्मेदारी है गैर भाजपाई दलों को लामबंद करके उसका रथ रोकने की, कि आप क्षेत्रीय दलों को ही अगर आप इस तरीके से, जिनका अपने अपने इलाकों में जनाधार है, अगर आप इनके खिलाफ इस तरीके से हमला भर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रिएक्शन उधर से भी आएगा। पाल साहब। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को उसका निर्वहन कर रहे हैं और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और पहली चीज क्या होती है ना मानस जी, एक समाज में एक कुरीति है, एक प्रचलन है हमारे यहाँ समाज में। अमूमन सारे लोग, चाहे शिक्षित सभ्य समाज हो या अशिक्षित समाज हो, शहरी समाज हो या ग्रामीण समाज हो, हम लोग एक चर्चा करते हैं कि बेटी और बहू में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन घरों में आप देखते हैं कि अगर बेटी कोई बात करती है, कोई इच्छा व्यक्त करती है, तो उसको माता पिता भाई बहन सारे लोग पूरी कोशिश करते हैं शिद्दत से कि इस बेटी की आवाज को तत्काल पूरा किया जाए, इसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। जब बहू की वो ख्वाहिश होती है तो उस स्थिति में, उस स्पीड से वो चीज नहीं होती है। मतलब आदमी कहता है कि बराबरी का वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि उस बात का इस बात से क्या लेना देना है। देखिए, गठबंधन जब होता है, कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पर जब होता है, तो समानता की तरफ से होता है और समान सोच की तरफ से होता है। सभी का एक अपना योगदान होता है, सभी की अपनी एक विचारधारा होती है। कहने के लिए उदाहरण के तौर पर हमारा ये पंजा है, और हमने अपने पुरखों से, बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। अब जब मुट्ठी को हम बंद करते हैं तो इसको, उंगलियों को, अंगूठे को एक दूसरे की तरफ झुकना पड़ता है। ये नहीं है कि उंगलियों को आप पीछे मोड़ देंगे तो मुट्ठी नहीं बनेगी ना, वो ताकतवर होगी। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये हो जाती है कि हमारे जो साथी हैं, जो हमलावर हैं या कुछ भी है, ठीक है, उनकी सोच है, आज उनकी
क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं। हमने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि हमारे परिवार का कोई सदस्य नाराज हो। हाँ, अगर हमारी इस विचारधारा को कुछ लोगों को ये लगे कि नहीं कमजोरी है या ये गलत कर रहे हैं, तो वो उनकी सोच है। पहली चीज, जैसे उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं तो कोई भी दल हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का आकलन करते हैं कि इनका बेस वोट कमजोर हुआ है, इनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम है, बहुत नीचे हुआ है, इनके पास एक सांसद है, इनके पास 2 विधायक है। इस स्थिति पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति है और आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो गलत नहीं, लेकिन फिर उसी खुले दिल को, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये स्वीकार करना चाहिए सभी सहयोगियों को कि किसकी स्थिति कहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में किसकी स्थिति क्या है, बागेश्वर में किसकी स्थिति क्या रही है, राजस्थान में किसकी स्थिति क्या है। जब स्थितियों के आकलन के साथ अगर आप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो परिणाम सकारात्मक निकलेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज होती है चर्चा का स्तर। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक अपने दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुखिया है, तो मैं सुझाव नहीं दे सकता। वो मुखिया है, अपने पार्टी के कमांडर है वो। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनके लिए कोई सुझाव मशवरा दूं, लेकिन एक जन सामान्य सी बात है, उनको अपना स्तर खुद उस लेवल पर रखना चाहिए। आप राष्ट्रीय प्रमुख हैं अपनी पार्टी के, तो आपको राष्ट्रीय स्तर के लोगों से चर्चा करनी चाहिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बात करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कभी बहुजन समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेतृत्व के प्रति, किसी नेता के प्रति एक भी अनर्गल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, औसत होता है जब हम भवन निर्माण करते हैं। भवन निर्माण में आपको बालू भी लगानी पड़ती है, आपको सीमेंट भी लगाएंगे, आप उसमें ईंट भी लगाएंगे, आप उसमें सरिया भी लगाएंगे, उसमें गिट्टी भी लगाएंगे, लेकिन सभी का एक अनुपात फिक्स होता है। ईंट अगर दीवार में अधिक लग रहा है तो छत में सीमेंट, बालू और गिट्टी लगती है, सरिया का अनुपात होता है, तो वो नहीं हो सकता। अगर एक सुडौल और मजबूत अगर दीवार हमको बनानी है, भवन अच्छा बनाना है, तो जिसकी जहां उपयोगिता है, जिसका जहां उचित स्थान है, उसको वहां लगाने की बेहद आवश्यकता होती है और उसके बगैर वो नहीं हो सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन जब ये तैयार हुआ तो खुले पटल से सभी के लिए यही है कि हम लोग अपना सहयोग समझेंगे, अपनी सहभागिता समझेंगे। सहभागिता के बाद में अब स्थिति ये आती है कि जब बात हमारे ऊपर आएगी तो हम फिर बोल लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था। जैसे कांग्रेस ने कहा कि 24 के लिए गठबंधन है, तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, जबकि उसके पहले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने घोसी में प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा बागेश्वर में प्रत्याशी उतारा गया। तो ये वैचारिक स्तर की जहां बात होती है तो उसमें एक सिंपल सा फंडा है, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके उसमें चर्चा होगी, उसी में परिणाम निकल के आएगा। और मैं आज भी कहता हूं कि वो सभी नेताओं का स्वागत है और वो सभी नेता हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जो इस देश में फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, हिटलरशाही और सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस ने कभी कहीं कोई हठधर्मता नहीं की, कभी कोई प्रयास नहीं किया। पाल साहब, 2 राज्यों में आपने अपने सहयोगियों को किनारे लगा दिया और अब आप कह रहे हैं कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ सबको आ जाना चाहिए क्योंकि 2024 आपको नजर आ रहा है। अगर आप ये कहते हैं, के पास भी जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की सपा या बसपा को अपनी स्थिति का आकलन मध्य प्रदेश और राजस्थान में करना चाहिए, तो फिर आप किस मुंह से 30 सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी से कि हम 30 सीटों पर लड़ेंगे, आपको तो 1 सीट, अगर वो 5 दे रहे तो बहुत दे रहे हैं, आपको 5 गुना दे रहे हैं। आपने तो उनके सिटिंग के खिलाफ भी आपने प्रत्याशी दे दिया। तो ये ऐसा नहीं कि आप कोई चाल पे चाल करेंगे सियासी और समाजवादी पार्टी में सब ऐसे ही बैठे कि आपकी चालों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप खुले दिल की बात कर रहे हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत अगर आप दिखाते हैं मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो अगर समाजवादी पार्टी आपको आपकी स्थिति यूपी में दिखा रही है तो आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए, हमने कभी किसी की हैसियत नहीं दिखाई।
आपने कहा कि गठबंधन में घटक दलों को किनारे कर रहे हैं। आरएलडी हमारे साथ लड़ रही है राजस्थान में, आरएलडी गठबंधन में है और चुनाव लड़ रही है। नेतृत्व देखिए, सीट शेयरिंग में चर्चा हुई, सहमति बनी, आम सहमति बनी, शीर्ष नेतृत्व के बीच में जितनी सहमति बनी उतने में उनका हुआ। इसमें तो ये नहीं है कि नहीं चर्चा हुई, चर्चा हुई और लड़ रहे हैं, वो विरोध में नहीं है। कांग्रेस आरएलडी के विरोध में नहीं है और आरएलडी कांग्रेस के विरोध में नहीं है, चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पे चर्चा होने के बाद 5 सीट से 6 सीट मांगने के बाद अगर वहां 9 सीट घोषित होती है, उसके बाद फिर 22 सीट घोषित, 21 सीट घोषित होती है, तो वो फिर चर्चा का विकल्प कहाँ रहता है। हमारे पूरे नेतृत्व ने, प्रदेश से लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने खुले मंच से इस बात को कहा भी था कि कोई बात होती तो उसकी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में जो 9 सीटें घोषित की गई थी, तो जब बात नहीं हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी ने कमलनाथ जी को या अजय राय जी को लक्षित किया। कमलनाथ जी और अजय राय जी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के नेता है, तो अखिलेश जी को राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करनी चाहिए थी वहां। तो उसमें आप ये कहें, फराज किदवई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज साहब पहले आप अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। फराज भाई। जी जी मानस जी, देखिए 2024 की लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई और जो ये 2024 की लड़ाई है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई देश के लिए और देश के भविष्य के लिए है। और उसके लिए कांग्रेस क्योंकि एक नेशनल पार्टी है, मल्टी स्टेट में उसकी प्रेजेंस है, तो उनको जो है वो बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दिखाना पड़ेगा और थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अब प्रेम जी हमारे भाई हैं, देखिए इंडिया गठबंधन रहेगा, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। और मानस जी, आप मुझे जानते हैं कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करता हूं कि अपने मन से करूं या कोई भी बात जिसमें गंभीरता ना हो। इंडिया गठबंधन रहेगा। और आप देखिए, हिस्टोरिकली भी देखिए कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर आप देखिए तो उन्होंने गठबंधन धर्म की राजनीति में उत्तर प्रदेश में देखिए तो गठबंधन धर्म बड़े दिल से हमेशा निभाया है। आप देखिए कि 2017 में जब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, तब भी हमने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और 110 से ज्यादा इनको सीटें दी। अब हमारे भाई अभी कह रहे थे कि कोई भी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, उसको अपनी स्थिति का जायजा करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रेम नारायण जी की पार्टी को दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने अपनी स्थिति का जायजा नहीं लिया और इनके पैरों तले जमीन निकल गई और आम आदमी पार्टी वहां पर सब लेकर के चली गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का, मैं देखिए कोई बुराई में नहीं कह रहा हूं प्रेम जी, आप बिल्कुल भी नाराज ना होइएगा। आप हमारे राजनीतिक तौर से भी हमारे मित्र हैं और वैसे भी मित्र हैं। हम आप साथ में चल करके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन क्या है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर एक सहयोगी दूसरे सहयोगी को आईना दिखाए तो वो ठीक रहता है। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है मानस जी, कभी कभी जीतने से पहले एरोगेंस आ जाता है। मैंने आपको आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि इनको लगता था कि शीला दीक्षित ने बहुत बेहतरीन काम किया दिल्ली में, ये मैं भी मानता हूं ये, लेकिन इनके पैरों तले जमीन अरविंद केजरीवाल जी निकाल करके ले गए। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अजय राय जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान से नाम ले रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को मल्लिकार्जुन खड़गे समझते हैं। वो कभी अरविंद केजरीवाल जी को कहते हैं साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्या दिल्ली भी अजय राय जी देख रहे हैं? मानस जी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद में कमलनाथ जी कहते हैं कि कौन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कौन अखिलेश वखिलेश। इस पे मैं थोड़ी सी सख्त बात करता हूं मानस जी। अगर कमलनाथ जी को देखना है कि कौन अखिलेश वखिलेश, तो अमेठी खाली है, आए लड़ जाए बिना हमारे समर्थन के, पता चल जाएगा कौन है अखिलेश वखिलेश। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। आप पब्लिक फिगर हैं, आप मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, आप इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं साहब के प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा, तो फिर क्यों आपने घोषणा में हमको समर्थन दिया? फिर तो आपको लड़ना चाहिए था इलेक्शन वहां पे। 1 बजे रात तक के हमारे नेता लोग वहां पर बैठे रहे कि साहब हमको 7 सीटें दे दिए, 6 सीटें दे दी, 8 सीटें, आपने एक भी नहीं, आपने हमको एक भी नहीं दी। तो हमारा और दूसरी बात ये मानस जी ये है कि हमको समाजवादी पार्टी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम चाहे मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ें, चाहे हम अपना जो विस्तार है वो केरल में करें और चाहे जम्मू कश्मीर में करें। अगर स्थिति के आकलन के बाद, आपने यू करेक्टली पॉइंटेड आउट मानस जी, कि अगर स्थिति को आकलन करने की जरूरत है तब तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी ने, आप देखिए पिछली बार भी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, हमने अमेठी और रायबरेली में पूरा इनको सहयोग किया, जो कि हमारा गठबंधन नहीं भी था।
तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ये चाहते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और भारतीय जनता पार्टी को जो है मानस जी 2024 में इस देश से रुखसत किया जाए। लेकिन अब इसमें एक पॉजिटिव बात भी मैं मानस जी कर दूं, जो कि मैं एक शेर के थ्रू कर सकता हूं कि दिल धड़कता है खुद अपनी आहट पर, अब कदम मंजिलें जाना से दूर नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2024 में ये जनता की मांग है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जाना जरूरी है, क्योंकि एक अगर आप बड़ा आकलन करिएगा, अगर आप मुझे अभी 2-3 मिनट और दें तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं। हमेशा मैं रोहित जी कहेंगे कि फराज भाई आप ये क्या दिखाया करते हैं बार बार। देखिए अभी परसों द हिंदू में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट छपी है मध्य प्रदेश के ऊपर मानस जी, इसको आप पढ़िएगा और इसका जो टाइटल है वो ये है कि मध्य प्रदेश इन द बॉटम हाफ ऑफ ऑल स्टेट रैंकिंग्स, पोल बाउंड मध्य प्रदेश लैग्स बिहाइंड मोस्ट स्टेट्स इन ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स। मानस जी पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में किया है वो इस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम आपके ही चैनल पर देख रहे थे, टाटा स्काई 516 नंबर पे आता है आपका जो नेशनल चैनल है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बात कर रहे थे महिलाओं की और किसानों की बात कर रहे थे। तो अभी अगर आप मुझे सेकंड राउंड में टाइम दीजिएगा तो मध्य प्रदेश में किसानों का और महिलाओं का क्या हाल है वो इस रिपोर्ट में आता है। अच्छा, जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और मैंने इसके हवाले देखे तो इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21, नीति आयोग और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हवाले से खबरें छापी हैं। उसके बाद में फिर मैंने उठाया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे की किताब मेरे पीछे रखी हुई है, मैं भी आपको दिखाता हूं। दूसरे राउंड में मैंने उत्तर प्रदेश का जायजा लेना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की हालत भी मध्य प्रदेश से कुछ ज्यादा बेटर नहीं है। किस चीज में? चाइल्ड मैरिज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, स्टंटेड चिल्ड्रन पे, अंडरवेट चिल्ड्रन पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, पर कैपिटा एनएसडीपी पे और बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं। तो चाहे वो बच्चियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे चाइल्ड मैरिज का मामला हो, चाहे अंडरवेट चिल्ड्रन का मामला हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मामला हो, चाहे पर कैपिटा का मामला हो, ये अजीब इत्तेफाक है मानस जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सेकंड के लिए खड़ा होऊंगा और मैं आपको दिखाता हूं ये किताब मानस जी। ये वाली जो किताब है ये सरकारी किताब है, इकोनॉमिक सर्वे। इसका मैंने पूरा अध्ययन किया है मानस जी, और मेरे पास पेज नंबर के साथ लिखा हुआ है सर कि किस पेज नंबर पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो मानस जी अजीब इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां पर बहुत ही खराब हालात हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे हमने इसमें देखा कि उत्तर प्रदेश, अब इसी किताब में मानस जी फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 191 में 191 वाला पेज है, आपको मैं किताब दे दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। उसमें उत्तर प्रदेश में अंडरवेट चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स का जो मामला है उसमें 32% बच्चे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो अंडरवेट हैं और 36 में से 26वीं रैंक है। तो क्या है कि अब ये सरकारी आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है नहीं, वरना कहता है कि साहब ये जॉर्ज सोरोस का ये षड्यंत्र है। वो व्हाट्सएप पे इनके आ जाता है, हर चीज में जॉर्ज सोरोस आजकल आ जाते हैं। लेकिन ये जॉर्ज सोरोस का षड्यंत्र नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी हुई भारत सरकार की किताब है जो ये बताती है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये नहीं पढ़ी होगी, मैंने इसका अध्ययन कर लिया है मानस जी। और ये अजीब इत्तेफाक है गुजरात को छोड़ के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गुजरात को छोड़ करके, अरे असम की बहुत बुरी हालत है। वहां पे असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं ना एक समुदाय को लेकर के कि वहां पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत हो रही है। जितनी चाइल्ड मैरिजेस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में हो रही है उतनी मानस की कहीं नहीं हो रही है। तो ये हमारी जो एक जी फराज भाई, लेकिन अब सवाल यह है ना कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर के आप एक करके बीजेपी को घेर सकते हैं, लेकिन आपके जो अपने अपने मतभेद हैं दरअसल वही तो बीजेपी की ताकत बन जाते सियासी तौर पर। चलिए एक बार रोहित अग्रवाल जी के पास चलते, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश जी कहते हैं कि कांग्रेस एक फ्रॉड पार्टी है, इसको वोट नहीं देना चाहिए? मायावती जी कहती है राजस्थान में कांग्रेस फर्जी है, बीजेपी को जिताओ, इसको वोट ना दो। क्या आप, दो बड़ी पार्टियां जो गैर भाजपाई है, क्या आप भी इनके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मानस भाई, हम लोग राजनीति में आए हैं जनता की सेवा करने के लिए, और जनता की सेवा सत्ता में रहते हुए भी की जाती है और जनता की सेवा विपक्ष में रहते हुए भी की जाती है। परंतु जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी सही काम नहीं कर रही है, वो जनता का शोषण कर रही है, निरंतर महंगाई बढ़ा रही है,
निरंतर बेरोजगारी बढ़ा रही है, निरंतर अपराध के अंदर कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रही है वो पार्टी, और कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार की स्थिति तो हम आप नहीं, देख ही रहे कांग्रेस हैं के कि बारे में नरेंद्र सिंह क्या राय तोमर जी के पुत्र। रोहित जी, नहीं, कांग्रेस मैं के बारे उसी में क्या राय? बीजेपी तो मान लीजिए उसी सबसे पे खराब पार्टी है, सरकार उसी बहुत पे आ खराब रहा है, हूँ, उसी पे कांग्रेस के बारे में क्या देखिए राय है? मानस भाई आपके डिबेट में थोड़ा समय मिल जाता है तो आदमी पूरी बात अपनी कह लेता है, तो मैं इसीलिए उस पे आ रहा हूँ। पूरा मैं सब पे जब जी बोलूंगा बिल्कुल मैं कहीं कहीं जा नहीं रहा, है ना। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है, वो तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो बेटे के वीडियो हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुझको लगता है कि हम लोगों को इस पे बात करने की जरूरत थी। परंतु इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन में एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है ना। कोई मजबूरी थोड़ी ना है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों हराना है? क्योंकि वो जन विरोधी पार्टी है, क्योंकि जनता की विरोध में वो काम कर रही है, वो चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है विश्व स्तर पे। आप रुपया देखिए गिरता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले आ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में दोगे 500 रुपए का सिलेंडर, उत्तर प्रदेश वालों ने भी कौन सा अपराध कर दिया? 311 सीटें दी हैं आपको, क्या अपराध कर सही दिया? बात, और इस बार आपको बिल्कुल सही बात है। 276 सीटें, उत्तर प्रदेश वालों को भी तो दे दो भैया 500 रुपए में सिलेंडर। आपको तो उत्तर प्रदेश ने सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा पुनः सरकार दे दी आपको। अब पुनः सरकार दे दी, उसका अपराध ये हो गया कि साहब हम आपको नहीं देंगे 500 रुपए में सिलेंडर, पर जहां पे वोट चाहिए वहां पे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो इंडिया गठबंधन देखिए कोई मजबूरी नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आपसी एक समावेश बना था, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से जनता को मुक्ति दिलानी है, और जनता की आवाज पे बना है इंडिया गठबंधन। पर कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के कारण इसके अंदर तकलीफ जरूर बढ़ रही है, और जो तकलीफ बढ़ रही है वो पीड़ादायक है। अगर वो तकलीफ इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमको नहीं लगता कि ये प्रभावी ढंग से हम जिस कारण से एक हो रहे हैं उस वो हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य भटक जाएंगे। क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है। तो इसलिए मुझको लगता है कि जिस भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, क्योंकि कोई भी किसी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहता है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ के बात करना चाहता है। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान देते हैं, तो समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह जी ने भी मोर्चा खोल रखा है। वो भी कहीं ना कहीं मतलब जिसको कहते हैं ना कि नहले पे दहला मारते हैं। तो इस तरीके से कोई भी वेजन अगर आप चलाना चाहते हैं, कि इस तरीके से कोई भी रिश्ता चलाना चाहते हैं, गठबंधन चलाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उससे बेहतर ये होगा कि अपना अपना रास्ता देखें और अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाएं। परंतु आप यकीन मानिए, हर व्यक्ति, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सारी पार्टियों के, उनकी कहीं ना कहीं मंशा है कि जो जनता का दर्द है वो बड़ा है, और हमारी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। क्योंकि हम विपक्ष में, जैसे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो 2007 से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में, 2014 से हम केंद्र के अंदर विपक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी देहड़ी पे मत्था पटक रही है कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ, पर हम उनके साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जन विरोधी पार्टी, किसान विरोधी पार्टी है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमारा व्यक्तिगत अगर स्वार्थ होता तो हम बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी में के साथ हमने गठबंधन कर लिया होता। परंतु हम चाहते हैं जनता का दर्द कम करना, और इस गठबंधन का उद्देश्य भी यही है कि जनता के दर्द को कम करो, जो जनता को छलने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी एक बहरूपिया पार्टी है, जो अपने स्वांग को रच के जनता को कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज करती है, जनता को गुमराह करती है और वोट लेके निकल जाती है। उस स्वांग को तोड़ने के लिए हम सब एक साथ आए, और जिसके अंदर मुझे लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में एक अच्छा समावेश है। इसीलिए शायद फराज किदवई साहब भी ये कह रहे हैं और प्रेम नारायण सिंह पाल जी भी ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और हमारा गठबंधन आगे भी चलेगा। और यकीन मानिए मानस भाई, 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, आपको दिखेगा कि इस गठबंधन के अंदर वो मजबूती आपको दिखेगी जो आपको आज बिखराव दिख रहा है। ये कुछ स्ट्रैटेजी भी है जिसके कारण से हम लोग एक अलग तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अपनी चिड़ियां हैं, तोते हैं, जिनका प्रयोग वो निरंतर करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजियां हैं जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे 2 कदम आना पड़ता है, परंतु जब आप शेर 2 कदम पीछे आता है तो बहुत तेजी से फिर उसके बाद वो हमला करता है। तो इस
इंडिया गठबंधन भी कुछ इसी तरीके का है। आज भारतीय जनता पार्टी की दशा ये हो गई है कि उनका राष्ट्रवादी जो चेहरा है वो किस तरीके से नुच के किनारे हो गया है। आप देखिए, उनको इंडिया का नाम लेने में शर्म आती है। अगर कहीं पे इंडिया लिखा होता है तो पूरा नाम नहीं ले पाते हैं, उसका संधि विच्छेद ढूंढते हैं। इंडिया के नाम के लिए उन्होंने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है वो तो हम चुनाव में उनसे बात करेंगे। किस तरीके से वो निरंतर इंडिया का अपमान करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने तो यहां तक बेशर्मी की कि इंडिया और भारत के अंदर कंपटीशन कराने की कोशिश की। तो उनका बस चले तो मुझे लगता है कि वो धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे कहीं ना कहीं विघटन करने की कोशिश करेंगे। पर यकीन मानिए मानस भाई, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं, इंडिया गठबंधन मजबूती से जुड़ा हुआ है और हर पार्टी को पता है कि हमको इन बहरूपियों से लड़ना है और इन बहरूपियों से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो हम सब जब एकजुट होके अपनी शक्तियों को एकत्रित करेंगे तभी हम इन बहरूपियों से लड़ सकते हैं और इन बहरूपियों से हम मजबूती से लड़के जनता को निजात दिलाएंगे। क्योंकि ये गठबंधन जनता की आवाज पे बना है और इस गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं जो देश के प्रति दर्द रखते हैं, प्रेम रखते हैं, देश की जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, संवेदनाएं रखते हैं और जिनके लिए राजनीति सत्ता का भोग नहीं है, उन दलों का गठबंधन है ये। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या कोई भी जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो। और आप एक चीज और देखिए, अभी तक 28 दलों में से किसी ने भी अनाउंस नहीं किया कि हम इंडिया गठबंधन के बाहर हैं। 26 में हम 28 हो गए, पर वहीं पे एनडीए गठबंधन पीछे जा रहा है। राजनीतिक हालात कैसे बनेंगे तो आने वाले समय में तय ही हो जाएगा। लेकिन पाल साहब देखिए, जो जिस चीज के बारे में सभी सियासी दल, गैर भाजपाई दल आपसे उम्मीद करते कि आपका विस्तार पूरे देश में है, आपके पास तमाम, आपकी पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बावजूद इसके आप बड़ा दिल दिखाने से क्यों कतराते हैं? अगर आप 2 सीटें अगर आप दे देते समाजवादी पार्टी को या बसपा के प्रमुख का, तो क्या जरूरत थी इस तरीके से हमला झेलने की आपको अपने ही सहयोगी दलों के द्वारा? अब सवाल ये भी है कि आप कहां किसे किसे मनाएंगे? क्या आप सपा और बसपा को मनाएंगे? क्या आप बिहार जाकर नीतीश कुमार को मनाएंगे? क्या आप बंगाल जाकर ममता बनर्जी को मनाएंगे? क्या आप दिल्ली और पंजाब में बैठ करके आम आदमी पार्टी को मनाएंगे? ये तमाम छोटे छोटे घटक दल ही तो आपकी ताकत है। लेकिन जब आपकी देने की बारी आती तो आपका दिल बहुत छोटा जाता कि हम नहीं, एक भी सीट नहीं देंगे, अपनी स्थिति का पहले आकलन करो। लेकिन जब आप लेने पे आते हो तो आप कहते सब कुछ हमको दे दो क्योंकि हम पूरे देश भर में हमारा विस्तार है। तो ये तो आप ही गड़बड़ कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी गड़बड़ कर रही, तभी तो सब नाराज हो रहे हैं। तो इस गड़बड़ी को ठीक करेंगे आप? नहीं, हमने पहले भी क्या कहा, ये आपने उस चीज को दूसरे तरीके से, जैसे जो मैंने कहा कि हम सबको आकलन की जरूरत है, तो आपने उसको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप सबकी स्थिति का आकलन हम सबके लिए करें, सबके लिए नहीं, या हम विपक्ष के लिए नहीं, या अपने गठबंधन के परिवार के लोगों के लिए नहीं करें, सभी के लिए कहा हमने। उसमें हम भी आते हैं, समाजवादी पार्टी भी आती है, आरएलडी भी आती है और गठबंधन परिवार के सारे लोग आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़े दिल की बात है, दिल छोटा कभी नहीं रखा है कांग्रेस ने, किसी भी स्थिति में नहीं रखा है। अच्छा, उसको दूसरे तरीके से रख लेते हैं, दूसरे तरीके से कह देते हैं, जो आपने कहा कि अब आगे कैसे होगा। तो इस समय एक चर्चा बड़े जोरों पर हमारे देश में मेजबानी चल रही विश्व कप की, और विश्व कप के पहले कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं हुई और उन श्रृंखलाओं में बहुत सारे खिलाड़ियों की टेस्टिंग की गई और कुछ श्रृंखलाओं में कुछ खिलाड़ियों की जो टेस्टिंग हुई उसमें फेल हुए। चर्चा हुई कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे सवाल उठे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग पर सवाल उठे, लग रहा था कि फेल हो रहा है। लेकिन जब फाइनल समय आया और विश्व कप का जब कंपटीशन का दौर आया, तो वो चूंकि छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं से जो कमियां निकाली गई और उन कमियों को कोचेस के माध्यम से दूर किया गया और ये ताकत देखी गई कि कहाँ कौन व्यक्ति किस जगह पर कौन किस प्लेटफॉर्म पर खेलेगा। तो वो कमियां छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के बाद, छोटे छोटे प्रतियोगिताओं के बाद जो दूरी हुई, उसके बाद जो विश्व कप है उसमें इंडिया का प्रदर्शन तो शानदार है ही। उसी प्रकार से 2024 में इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहना है और ये चल रहा है, वही दौर चल रहा है। ये जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं, इसमें से हम सभी को
ये आत्ममंथन का समय भी मिलेगा कि कहाँ हमने, किसने, पूरे परिवार के किस व्यक्ति ने कहाँ क्या कमी की, किस जगह पर कहाँ से किससे क्या चूक हुई, कहाँ किसको किस जगह पर किस चीज की सुधार की आवश्यकता है, ताकि कंप्लीट लेवल बन सके और जुमलेबाजों की पूरी एक विशाल और भव्य विदाई का मतलब एक कार्यक्रम आयोजित हो सके। इतनी सी बात है उसमें। कहीं कोई, देखिए फिर वही बात आ जाती है राष्ट्रीय नेतृत्व में। जैसे अभी चर्चा हुई, हमारे भाई ने कहा कि अजय राय जी अपने आप को मल्लिकार्जुन खड़गे समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब प्रेस की मीडिया के साथी जब कोई सवाल करते हैं तो उसके जवाब में कोई कुछ बोल दे। मैं प्रवक्ता हूं और यहाँ से अभी हम और आप बात बैठ के कर रहे हैं। मैं लखनऊ से पार्टी को बिलोंग करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन हम चर्चा पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, राजस्थान की कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। तो कल को कोई ये कहा कि नहीं अब तो मैं अपने आप को नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर रख रहा हूं, तो वो नहीं है। जब मीडिया पर्सनों के द्वारा, मीडिया के जो रिपोर्टर साथी होते हैं, उनके द्वारा जब कोई सवाल आता है तो उसका जवाब अगर अजय राय जी के द्वारा दे दिया जाता है तो उसको उस तरीके से रख दिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज, लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं। दूसरी चीज, राष्ट्रीय नेतृत्व का कभी भी एक शब्द कहीं से ऐसा भी नहीं है और हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से धीर गंभीर है, पूरी तरह से ये अभाव। और मुझे एक एक मिनट के लिए मुझे अपने दोनों साथियों के पास फिर से जाना होगा। फराज किदवई साहब, आपको अभी भी लगता है कि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश बन पाएगी, सीटों को लेकर के सहमति बन पाएगी? क्योंकि जो फार्मूला तय किया गया है इसकी जानकारी मुझे लगता है संभवतः आपको भी होगी, लेकिन हालांकि घोषित नहीं किया है। लेकिन तमाम सारी खबरें ऐसी हैं जिनकी घोषणा बाद में होती, लेकिन चर्चा होती मालूम पड़ जाता है। जो आपका फार्मूला है 65 हमारा, 5 कांग्रेस और 10 राष्ट्रीय लोकदल, आपको लगता है इस पे सहमति बन जाएगी? 19-20 हो सकता है कुछ आगे पीछे, लेकिन 30 सीटों से 5 सीटों का फासला ये कैसे कम होगा? 30 की डिमांड 5 आप दे रहे हैं। मानस जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जब तक के टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बैठेगी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राहुल जी हैं, अपने रोहित भाई की पार्टी का नेतृत्व है, ये बैठ करके तय करेगा। और आप सही बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता इसमें कि 65 पे हम लड़ेंगे कि 70 पे लड़ेंगे कि 78 पे लड़ेंगे, खाली रायबरेली। और देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं स्पोक्स पर्सन होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि खाली अमेठी और रायबरेली छोड़ी जाए, 78 सीट पर हम चुनाव लड़ें और हम उसमें से जीतें ज्यादा से ज्यादा सीटें और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। ये हमारी एक पर्सनल ख्वाहिश है। लेकिन पार्टी क्या करती है, शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, ये तो देखिए बाद में ही मानस जी पता चलेगा। अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बात कही, बस 20 सेकंड हमें और दे दिए। जी प्लीज जी, तो मैं बोल रहा था अभी रोहित भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि 500 रुपए में उत्तर प्रदेश में सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने तीनों साथियों से कि लड़ाई बड़ी है, और लड़ाई इसलिए बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। आप देखिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे, ये बोल रहे थे कि गेहूं पर किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। गेहूं पे एमएसपी कितनी चल रही है? 2275 रुपए। तो जब मध्य प्रदेश में ये 2700 रुपए देने की बात कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं? चावल पर बोलते हैं कि हम 3100। भाई समय का बहुत अभाव, दूसरा शो आपको पता ही 5 बजे का हमारा दूसरा शुरू हो जाता है। रोहित अग्रवाल जी, आपसे भी बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि बहुत मुश्किल से, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद राजस्थान में आपको 1 सीट मिली है। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग के ऊपर उत्तर प्रदेश में बात बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस को भी अपनी स्थिति का आकलन करना होगा। निश्चित तौर पर जब गठबंधन में आप सब लोग बैठेंगे तो आपकी भी ख्वाहिश है 15 सीटें आपको भी चाहिए। मानस भाई, देखिए यहाँ पे किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर चुका हूँ, बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, कोई हमारे नाक की लड़ाई नहीं है, किसी का ईगो नहीं है। हम जनता के लिए राजनीति करने आए हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम चाहे विपक्ष में रह के राजनीति करें, चाहे हम पक्ष में रह के राजनीति करें, हमारी कोशिश ये है कि जनता के मुद्दों के ऊपर हम एकजुट होकर और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ें। चाहे प्री पोल अलायंस के अंदर इंडिया गठबंधन इकट्ठा रहे, चाहे पोस्ट पोल अलायंस के अंदर इंडिया गठबंधन इकट्ठा रहे, पर यकीन मानिए ये 28 के 28 दल 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपको स्वरूप कुछ भी दिखे, परंतु हम आपको, जनता को राहत देने के लिए हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ रहेंगे, और एक साथ रह के असली विकास देश का,
जो हमें करना है वो हम आपको 2024 के बाद करके दिखाएंगे। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा को यहीं विराम देने का। कांग्रेस पार्टी से पाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फराज किदवई भाई समाजवादी पार्टी से आपका भी बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस चर्चा में शामिल हुए। आज हम बात कर रहे थे गैर भाजपाई दलों की जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते जा रहे हैं। कभी अखिलेश यादव कांग्रेस को फ्रॉड पार्टी बताते हैं, तो कभी मायावती कहती है कांग्रेस फर्जी पार्टी है, लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, उसकी अगुवाई वही कांग्रेस पार्टी कर रही है और यही तमाम दल उसके पीछे खड़े हुए। तो इन हालातों में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट जाएंगे और जब लड़ाई लोकसभा की शुरू होगी, उस वक्त इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा? क्या इन तलखियों के बीच भी कोई गुंजाइश बची है कि इंडिया गठबंधन अपने स्वरूप को, अपने आकार को बरकरार रखेगा, अपनी ताकत में इजाफा कर पाएगा या नहीं? ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।